आज इस क्लास में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। इस एक क्लास को बनाने के पीछे क्या क्या इनपुट दिए गए हैं। इस एक क्लास में यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने का 6 सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है, दिल्ली में रह के यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने का 6 सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा अनुभव है, उसे अप्लाई किया गया है। और इस पूरी प्रिपरेशन में हमने इस एनसीईआरटी की बुक को एटलीस्ट कम से कम 8 to 10 टाइम पढ़ा है, 8 से 10 बार पढ़ी है। तो वो उसका जो एक्सपीरियंस, उसका जो अनुभव है वो रहेगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम का 30 से 35 वर्ष के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हमने एटलीस्ट कम से कम 12 से 15 बार हमने सॉल्व किया। 12 से 15 बार इस 6 वर्ष की यूपीएससी एग्जाम की तैयारी में हमने इसको सॉल्व किया है। और विजन आईएएस की जो टेस्ट सीरीज है, विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज एटलीस्ट हमने कम से कम 150 से 200 टेस्ट सीरीज अपनी इस पूरी 6 साल की यात्रा में, जो 6 अटेम्प्ट हमने दिल्ली में रह के दिए, उस पूरे 6 अटेम्प्ट में हमने जो है विजन आईएएस की टेस्ट 150 से 200 विजन आईएएस की टेस्ट हमने सॉल्व किए। तो ये जो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है, ये आपको इस एक क्लास में दिखेगा। यहाँ पे जो एनसीईआरटी क्लास है, वो उस एनसीईआरटी क्लास को इस तरीके से पढ़ाया जैसे आप सेल्फ स्टडी करते हैं। सेल्फ स्टडी करने के अप्रोच से आपको पढ़ाया जा रहा है, एक एक लाइन का एनालिसिस करके आपको बताया जा रहा है। इस एनसीईआरटी, इस राम शरण शर्मा की बुक और एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स दिए, जो चैप्टर दिए गए, उस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स दिए गए, एक एक टॉपिक्स को सेलेक्ट कर करके आपको बताया जा रहा है, एक लाइन का एनालिसिस करके आपको बताया जा रहा है। जैसे आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए, उस अप्रोच से आपको बताया जा रहा है। आप किसी भी कोचिंग्स में आप चाहे 10 लाख रुपए दे दें, तभी भी उस कोचिंग में इस अप्रोच से आपको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि हमने खुद कोचिंग की है और कोचिंग करने के बाद क्या समस्याएं आती है वो भी हमने देखा है। कोचिंग करने के बाद भी एनसीईआरटी की बुक समझ में नहीं आती, क्योंकि वो प्योर एनसीईआरटी की बुक पे फोकस नहीं करते। वो उनके जो क्लास नोट्स होते हैं, वो स्टैंडर्ड बुक के होते हैं। वो पढ़ने के बाद भी, जो उनके प्रिंटेड नोट्स होते हैं, क्लास नोट्स पढ़ने के बाद भी एनसीईआरटी की बुक समझ में नहीं आती है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है अगर आप इस क्लास के अंदर बने रहेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता के थ्रू आउट, वो है धार्मिक परंपराएं। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट एंगल है क्वेश्चंस बनने का। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं। फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, यदि हम हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक परंपराएं की बात करें या धार्मिक विश्वास की बात करें, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को प्रजनन की देवी के रूप में देखते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को प्रजनन की देवी के रूप में देखते थे। यानी हड़प्पा के सभ्यता के लोग धरती की पूजा करते थे। इसको किस रूप में देखते थे? प्रजनन की देवी के रूप में देखते थे और इसकी पूजा करते थे। जिस प्रकार मिस्र के लोग, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के समय की एक सभ्यता क्या थी? मिस्र थी। मिस्र के लोग किसकी पूजा करते थे? नील देवी आइसिस की पूजा करते थे। क्योंकि नील देवी ने मिस्र के डेवलपमेंट में जो नील नदी थी, उस नील नदी ने मिस्र के डेवलपमेंट में, मिस्र के विकास में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इस कारण से मिस्र के लोग इस नील नदी की नील देवी आइसिस के रूप में इसकी पूजा करते थे। जिस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती की पूजा करते थे, धरती को क्या मानते थे? प्रजनन की देवी मानते थे और इसकी पूजा करते थे। कैसे हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को प्रजनन की देवी के रूप में देखते थे? तो यहाँ पे आप देखें, इसका जो एविडेंस है यहां से आपको प्राप्त होता है। महिलाओं की कई टेराकोटा मूर्तियां प्राप्त की गई हैं। हड़प्पा सभ्यता से महिलाओं की कई टेराकोटा मूर्तियां प्राप्त की गई हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि टेराकोटा मूर्तियां क्या होती हैं, क्योंकि ये फैक्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आपको पता होगा कि टेराकोटा मूर्तियां क्या होती हैं। टेराकोटा जो मूर्तियां होती है, ये पकी हुई मिट्टी की बनी होती हैं। टेराकोटा मूर्तियां पकी हुई मिट्टी की बनी होती है और आकार में भद्दी होती हैं। आकार में क्या होती हैं? भद्दी होती हैं, यानी जो है टेढ़ी मेढ़ी आकार की होती हैं।
ये जो टेराकोटा मूर्तियां है मिट्टी की, पकी हुई मिट्टी की बनी होती है। ये जो टेराकोटा मूर्तियां है पकी हुई मिट्टी की बनी होती है और आकार में टेढ़ी मेढ़ी होती है, यानी भद्दी आकार की होती हैं। तो हड़प्पा सभ्यता से हमें महिलाओं की कई टेराकोटा की मूर्तियां प्राप्त हुई है। एक मूर्ति में एक महिला के भ्रूण से एक पौधे को उगते दिखाया गया है। एक मूर्ति में एक महिला के भ्रूण से एक पौधे को उगते दिखाया गया है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि धरती को किसके रूप में देखते थे? प्रजनन की देवी के रूप में देखते थे और इसकी पूजा करते थे। कैसे पता चलता है? तो आपको हमने बताया कि हड़प्पा सभ्यता से महिलाओं की कई टेराकोटा मूर्तियां प्राप्त की गई हैं। उनमें से एक मूर्ति में एक महिला के भ्रूण से एक पौधे को उगते हुए दिखाया गया है। इससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को प्रजनन की देवी के रूप में देखते थे और उसकी पूजा करते थे। अब दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट एंगल है क्वेश्चंस बनने का यूपीएससी एग्जाम के लिए, ये यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चंस बनने का एक मोस्ट इंपोर्टेंट एंगल है। अभी क्वेश्चन इससे पूछा नहीं गया है, लेकिन 30 से 35 वर्ष का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा अनुभव है, 30 से 35 वर्ष के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का जो मेरा एक्सपीरियंस है, एटलीस्ट हमने कम से कम 10 से 15 बार उसको सॉल्व किया है। उसके बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि मातृ प्रधान पे अभी क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है। धार्मिकता के अंतर्गत जो हड़प्पा सभ्यता का जो हेडिंग्स है धार्मिक परंपराएं, इसके थ्रू जो एक पॉइंट कॉन्सेप्ट है मातृ प्रधान का, तो यूपीएससी एग्जाम में इस पे क्वेश्चन अभी नहीं पूछा गया है, लेकिन फ्यूचर में क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है, क्योंकि एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी देखिएगा, तो मातृ प्रधान की बात करें तो ये क्वेश्चन है, क्या हड़प्पा सभ्यता मातृ प्रधान थी? क्या हड़प्पा सभ्यता मातृ प्रधान थी? क्या हड़प्पा सभ्यता मातृ प्रधान थी? तो हड़प्पा सभ्यता मातृ प्रधान थी या नहीं थी, इसके बारे में हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। हड़प्पा सभ्यता क्वेश्चंस क्या आपसे कि क्या हड़प्पा सभ्यता मातृ प्रधान थी? मातृ प्रधान क्या होता है? मातृ प्रधान का मतलब क्या हड़प्पा सभ्यता में बेटी को सिंहासन दिया जाता था? क्या हड़प्पा सभ्यता में बेटी शासक के रूप में काम करती थी? क्या हड़प्पा सभ्यता में बेटी शासक के रूप में काम करती थी? क्या हड़प्पा सभ्यता में बेटी संपत्ति का, प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी होती थी? तो मातृ प्रधान का मतलब क्या होता है? किस सोसाइटी को या किस समाज को, किस कंट्री को आप कह सकते हो कि मातृ प्रधान है? मातृ प्रधान। तो क्वेश्चंस क्या आपसे कि क्या हड़प्पा सभ्यता मातृ प्रधान सभ्यता थी? क्या हड़प्पा सभ्यता मातृ प्रधान थी? मातृ प्रधान का मतलब क्या होता है कि क्या हड़प्पा सभ्यता में बेटी को शासक बनाया जाता था? क्या हड़प्पा सभ्यता में बेटी को संपत्ति का, प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी बनाया जाता था? ये क्वेश्चन आपसे। तो इसके बारे में जो एनसीईआरटी की बुक रामशरण शर्मा का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यानी रामशरण शर्मा के अनुसार हड़प्पा सभ्यता मातृ प्रधान थी या नहीं थी, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। हड़प्पा सभ्यता मातृ प्रधान थी या नहीं थी, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। यानी अगर यूपीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में डाल देता है कि हड़प्पा सभ्यता मातृ प्रधान थी, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं? हम क्या सीख के जा रहे हैं? हम ये सीख करके जा रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता मातृ प्रधान थी या नहीं थी, इसके बारे में हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन वहीं यदि हम हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता की बात करें, यानी जिस समय हड़प्पा सभ्यता थी उसी समय जो और सभ्यताएं थी, जैसे मिस्र की सभ्यता, इस मिस्र की बात करें, यानी हड़प्पा सभ्यता के समय की जो सभ्यता मिस्र की सभ्यता थी, इस मिस्र में बेटी सिंहासन या संपत्ति की उत्तराधिकारी बनती थी। वहीं अगर हम देखें मिस्र में, तो मिस्र में भारत, यदि हम मिस्र की बात करें तो मिस्र में हमें क्या देखने को मिल रहा है? मिस्र में बेटी सिंहासन या संपत्ति की उत्तराधिकारी बनती थी। यदि हम हड़प्पा सभ्यता के समकालीन यानी उसी समय की यानी जिस समय हड़प्पा सभ्यता थी उसी समय की सभ्यता, यदि हम मिस्र की बात करें तो मिस्र में बेटी सिंहासन या संपत्ति की उत्तराधिकारी बनती थी। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में कि हड़प्पा सभ्यता मातृ प्रधान थी,
हड़प्पा सभ्यता मात्र प्रधान थी या नहीं थी, इसके बारे में हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। जबकि मिस्र में बेटी सिंहासन या संपत्ति की उत्तराधिकारी बनती थी। यहाँ पे क्लियर है, मिस्र को लेकर पॉइंट क्लियर है कि मिस्र में बेटी सिंहासन या संपत्ति की उत्तराधिकारी बनती थी। यानी मिस्र की सभ्यता मात्र प्रधान दिख रही है, यानी मिस्र की सभ्यता मात्र प्रधान दिख रही है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता मात्र प्रधान थी या नहीं थी, इसके बारे में हमारे पास कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता के लोग वृक्ष और पशु पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग वृक्ष और पशु की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग वृक्ष और पशु की पूजा करते थे। तो वृक्ष और पशु की पूजा को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि मुहर क्या होता है, क्योंकि जब तक आप मुहर को नहीं समझेंगे तब तक ये फैक्ट आपको समझ में नहीं आएगा। यदि मुहर की बात करें, ये जो मुहर है ये क्या होता था, वर्गाकार होता था, त्रिकोणीय होता था, कभी कभी आयताकार या वृत्ताकार मुहर भी आपको देखने को मिलता है। तो जो मुहर है ये कैसा, ये जो मुहर है ये वर्गाकार होता था, त्रिकोणीय होता था, कभी कभी आपको आयताकार और वृत्ताकार मुहर भी देखने को मिलते थे। ये किसका बना होता था, मुहर किसका बना होता था, मुलायम पत्थर स्टेटाइट का बना होता था। बड़ी संख्या में जो मुहर प्राप्त की गई है, मुहर हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मुहर जो है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मुहर जो है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का एक महत्वपूर्ण सोर्स है। जब हमने आपको व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में बताया था, जब हमने आपको हड़प्पा सभ्यता के व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में बताया था, तो हमने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की कई मोहरें कहां से प्राप्त होती है, मेसोपोटामिया से प्राप्त होती है। हड़प्पा सभ्यता की कई मोहरें कहां से प्राप्त होती है, मेसोपोटामिया से प्राप्त होती है। मेसोपोटामिया प्रेजेंट टाइम में कहां पे, इराक। आज का जो इराक है, सीरिया है, वो आज का जो इराक है और सीरिया है उसको हम पहले प्राचीन समय में हम किस नाम से जानते थे, मेसोपोटामिया के नाम से जानते थे। तो इस मेसोपोटामिया में हड़प्पा सभ्यता की कई मोहरें प्राप्त की गई हैं। तो इससे क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का इस मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध था। इससे हमें यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध था, क्योंकि ये जो मुहर है इसका सर्वाधिक उपयोग व्यापार के लिए किया जाता था। इस मुहर का सर्वाधिक उपयोग किसके लिए करते थे, व्यापार के लिए करते थे। ये जो मुहर है किसका बना होता है, बड़ी संख्या में किसका बना होता है, ये मुहर बड़ी संख्या में मुलायम पत्थर स्टेटाइट का बना होता है। बड़ी संख्या में ये जो मुहर है बड़ी संख्या में मुलायम पत्थर स्टेटाइट का बना होता है। ये जो मुलायम पत्थर स्टेटाइट ये कहां पे पाया जाता है, नदी के तल पे पाया जाता है। ये जो मुलायम पत्थर स्टेटाइट है ये कहां पे पाया जाता है, नदी के तल में पाया जाता है। इसके साथ ही साथ जो मुहर एक टेराकोटा की बनी होती थी। इसके साथ ही साथ कुछ मोहरें किसकी बनी होती थी, टेराकोटा की बनी होती थी। तो टेराकोटा जो होता है वो पकी हुई मिट्टी का, टेराकोटा की जो मोहरें होती, जो टेराकोटा की मोहरें होती थी वो किसकी होती थी, पकी हुई मिट्टी की होती थी। जो टेराकोटा की मोहरें होती थी वो किसकी होती थी, पकी हुई मिट्टी की होती थी, जो आकार में टेढ़ी मेढ़ी होती थी, जो भद्दे आकार की होती है। किस मूर्ति को आप टेराकोटा की मूर्ति, किसको आप टेराकोटा शब्द अगर जिसके साथ टेराकोटा शब्द यूज हो रहा है इसका मतलब वो आकार में क्या है, भद्दी है, यानी वो टेढ़ी मेढ़ी आकार की है। तो टेराकोटा का मतलब क्या हुआ, पकी हुई मिट्टी की। यानी कुछ मोहरें जो है टेराकोटा की बनी होती थी, यानी पकी हुई मिट्टी की बनी होती थी, जो आकार में टेढ़ी मेढ़ी होती थी, भद्दे आकार की होती थी। लेकिन सबसे अधिक संख्या में जो मोहरें हैं वो किसकी बनी होती थी, मुलायम पत्थर स्टेटाइट की बनी होती थी। इसके साथ ही साथ कुछ मोहरें तांबे की बनी होती थी, सोने की बनी होती थी, हाथी दांत की बनी होती थी, हाथी दांत की बनी होती थी। इसके साथ ही साथ कुछ मोहरें तांबे की बनी होती थी, सोने की बनी होती थी और हाथी दांत की बनी होती थी। लेकिन अब यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे देखें तो एक पॉइंट आपको जो सीखने को मिल रहा है कि सबसे अधिक संख्या में किसकी बनी होती थी, मुलायम पत्थर स्टेटाइट की बनी होती थी। मुहर, जब आप ओल्ड एनसीईआरटी राम शरण शर्मा की बुक पढ़ोगे इसके अंदर आप देखेंगे, इस
के अंदर आप देखेंगे कि मुहर शब्द बार बार आता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का एक महत्वपूर्ण सोर्स क्या है, मुहर है। तो इस मुहर पे जो इस ओल्ड एनसीईआरटी बुक में बार बार आता है, इसलिए यूपीएससी एग्जाम में इस पॉइंट पे क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। ये मैं 30 से 35 वर्ष के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को 10 से 12 बार हमने सॉल्व किया है, उसके बेसिस में मैं बता रहा हूँ, उसके अनुभव के बेसिस में बता रहा हूँ कि फ्यूचर में कभी भी मुहर पे क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में बन सकता है। विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज में इस मुहर के बारे में क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा जाता है। क्योंकि जो मैं विजन आईएएस टेस्ट के बारे में बार बार बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि विजन आईएएस का टेस्ट यूपीएससी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट होता है। उसका जो लेवल होता है वो यूपीएससी एग्जाम के लेवल से भी ज्यादा होता है। विजन आईएएस का जो टेस्ट सीरीज होता है उसका लेवल यूपीएससी एग्जाम के लेवल से भी ज्यादा होता है। तो विजन आईएएस का टेस्ट यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी होता है। 90 से 95% टॉपर्स यूपीएससी एग्जाम के 90 से 95% टॉपर विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया, ये मुहर के बारे में बेसिक जानकारी है। मुहर जो इस एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी बुक में बार बार इसका जिक्र होता है, तो मुहर के बारे में मैं स्पेशल रूप से एक क्लास पूरा लूंगा जिसमें मैं केवल हड़प्पा सभ्यता के मुहर के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी, ये जो पॉइंट चल रहा था वृक्ष और पशु पूजा। हड़प्पा सभ्यता के लोग वृक्ष और पशु पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग वृक्ष और पशु पूजा करते थे। यहाँ पे हम देखें तो इसके थ्रू अगर हम देखें तो एक मुहर पर पीपल की शाखाओं के बीच एक देवता का चित्र प्राप्त होता है। एक मुहर पर पीपल की शाखाओं के बीच एक देवता का चित्र प्राप्त होता है। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग वृक्ष के रूप में पीपल की पूजा करते थे, और आज भी लोग पीपल की पूजा करते हैं। आज भी लोग पीपल की पूजा करते हैं। यानी आज जो लोग पीपल की पूजा करते हैं, इसकी पूजा कब शुरू हुई थी? हड़प्पा सभ्यता में शुरू हुई थी। आज जो लोग पीपल की पूजा करते हैं, हिंदू धर्म में आज जो लोग पीपल की पूजा करते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हड़प्पा सभ्यता में हुई थी। एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला जानवर जिसकी पहचान गैंडे के रूप में हुई है। एक सींग वाला जानवर जिसकी पहचान गैंडे के रूप में हुई है, इसकी भी पूजा की जाती थी। कुबड़ वाला बैल की भी पूजा की जाती थी। कुबड़ वाला बैल की पूजा की जाती थी। आज भी आप देखेंगे हिंदू धर्म में जब ये कुबड़ वाला बैल सड़कों से गुजरता है तो लोग इसको क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। आज भी जब कुबड़ वाला बैल सड़कों से गुजरता है तो लोग इसको क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं और इसके लिए रास्ता दे देते हैं। आज भी जब कुबड़ वाला बैल सड़कों से गुजरता है तो लोग इसको क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, इसके सामने सर झुकाते हैं। इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति महादेव की पूजा करते थे। पशुपति महादेव का जो चित्र है, पशुपति महादेव का जो चित्र वो हमें एक मुहर पे प्राप्त होता है। इस पशुपति महादेव का जो चित्र है कहां से प्राप्त होता है? एक मुहर पे प्राप्त होता है। ये मुहर कहां से प्राप्त की गई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त की गई है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। इस मोहनजोदड़ो से जो एक मुहर प्राप्त की गई है, उस मुहर में किसका चित्रांकन है? पशुपति महादेव का। और इस पशुपति महादेव की पूजा की जाती थी। ये पशुपति महादेव की यदि बात करें तो ये पालथी मारकर बैठी मानव आकृति या देवता को दर्शाया गया है। पशुपति महादेव, पशुपति महादेव का जो चित्रांकन आपको इस मुहर पे प्राप्त होता है, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त की गई है। इस मुहर में यानी इस पशुपति महादेव मीन्स पालथी मारकर बैठी मानव आकृति या देवता को दर्शाता है। ये जो पशुपति महादेव जिनका अंकन एक मुहर पे किया गया है, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त की गई है, ये जो पशुपति महादेव है, ये किस चीज को दर्शाती है? ये पशुपति महादेव किस चीज को दर्शाते हैं? पालथी मारकर बैठी मानव आकृति या देवता को दर्शाया गया है। इस मुहर पर
पालथी मारकर बैठी मानव आकृति या देवता को दर्शाया गया है। इस मुहर पर एक मुहर जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त की गई है, उसमें आप क्या अंकन किया गया, उसमें आप देखेंगे कि पालथी मारकर बैठी मानव आकृति, यानी इस मुहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त की गई, उस पर क्या देखने को मिलता है, पालथी मारकर बैठी मानव आकृति या देवता को दर्शाया गया है, जिससे हम किस नाम से जानते हैं, पशुपति महादेव के नाम से जानते हैं और इनकी हम पूजा करते हैं। मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त की गई है, उस मुहर पर पालथी मारकर बैठी मानव आकृत या देवता को दर्शाया गया है, जिसे हम पशुपति महादेव के नाम से जानते हैं और हड़प्पा सभ्यता के लोग इनकी पूजा भी करते थे। इस पशुपति महादेव के आसपास जो जानवरों के चित्र दिखाई देते हैं, इस पशुपति महादेव के आसपास जो जानवरों के चित्र दिखाई देते हैं, इस पशुपति महादेव के आसपास जो जानवरों के चित्र दिखाई देते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग उनकी भी पूजा करते थे, जैसे हाथी, बाघ, भैंस, गैंडा, हिरण। तो इस पशुपति महादेव के आसपास हमें किनका चित्र देखने को मिलता है, हाथी का, बाघ का, भैंस का, गैंडा का और हिरण का। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग इन जानवरों की पूजा करते थे, जो इस पशुपति महादेव यानी इस पशुपति महादेव देवता के आसपास, पशुपति महादेव देवता के आसपास जो चित्र आपको देखने को मिलता है, जैसे हाथी, बाघ, भैंस, गैंडा और हिरण, इनकी भी पूजा हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एंगल हो गया क्वेश्चन बनने का। आपसे कभी पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किन किन जानवरों की पूजा करते थे। अब जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल है हड़प्पा सभ्यता को लेकर के, कि हड़प्पा सभ्यता में मंदिर के एविडेंस, मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि नहीं है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल है यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन बनने का, और इस पे क्वेश्चन बन भी चुका है। इस यूपीएससी एग्जाम में इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। इस पॉइंट पे ये जो एंगल है, इस एंगल पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो फ्यूचर में कौन सा एंगल है क्वेश्चन बनने का, मोहर एक एंगल हो गया और पशुपति महादेव एक एंगल हो गया क्वेश्चन बनने का, मातृ प्रधान एक एंगल हो गया, और धरती जिसको प्रजन की देवी के रूप में देखते हैं, और वृक्ष और पशु पूजा, ये एक एंगल है क्वेश्चन बनने का। मोस्ट इंपोर्टेंट एंगल है यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन बनने का। तो मंदिर की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में हमें हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से, किसी भी हड़प्पा सभ्यता के स्थल से हमें मंदिर के साक्ष्य, मंदिर के एविडेंस प्राप्त नहीं होते हैं। किसी भी हड़प्पा सभ्यता से हमें मंदिर के एविडेंस, मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जिस देवता की पूजा करते थे उसे मंदिरों में नहीं रखा गया। हड़प्पा सभ्यता के लोग जिन देवता की पूजा करते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग जिन देवता की पूजा करते थे, उन्हें टेंपल में, उन्हें मंदिर में नहीं रखा गया, क्योंकि हमें हड़प्पा सभ्यता से किसी भी मंदिर के साक्ष्य, एविडेंस प्राप्त नहीं होते। जबकि उसी समय जिस समय हड़प्पा सभ्यता प्रेजेंट थी, हड़प्पा सभ्यता जिस समय विद्यमान थी, उसी समय की सभ्यता अगर हम मेसोपोटामिया की बात करें, मेसोपोटामिया जो आज का इराक है और सीरिया है, और मिस्र की बात करें तो इन दो सभ्यताओं में हमें मंदिर के एविडेंस, मंदिर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यानी मेसोपोटामिया और मिस्र से हमें मंदिर के साक्ष्य, मंदिर के एविडेंस प्राप्त होते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता से किसी भी मंदिर के साक्ष्य यानी किसी भी मंदिर के एविडेंस साक्ष्य में प्राप्त नहीं होते। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग देवताओं की पूजा तो करते थे, लेकिन उन देवताओं को मंदिर में नहीं रखा गया, उन देवताओं को मंदिर में स्थापित नहीं किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें हड़प्पा सभ्यता से किसी भी टेंपल का, किसी मंदिर का एविडेंस साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। हड़प्पा सभ्यता में हमें किसी भी मंदिर या टेंपल का एविडेंस साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जबकि उसी समय की सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र में हमें मंदिर के साक्ष्य, मंदिर के एविडेंस देखने को मिलते हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता यानी मेसोपोटामिया और मिस्र में हमें मंदिर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, मंदिर के एविडेंस प्राप्त होते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में हमें किसी प्रकार के मंदिर के, टेंपल के, मंदिर के एविडेंस प्राप्त नहीं होते। यानी हड़प्पा सभ्यता में
देवताओं को मंदिर में नहीं रखा गया था, नहीं रखा जाता था। एक पॉइंट क्लियर है कि हड़प्पा सभ्यता से हमें किसी भी मंदिर के एविडेंस साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। अब नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट एंगल है यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन बनने का, ये है पुरुष लिंग की पूजा। हड़प्पा सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता के धार्मिकता का एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक परंपराओं का एक मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है कि हड़प्पा सभ्यता में पुरुष लिंग की पूजा की शुरुआत हुई। हड़प्पा सभ्यता में पुरुष लिंग की पूजा की शुरुआत हुई। फर्स्ट टाइम पुरुष लिंग की पूजा की शुरुआत कब होती है? हड़प्पा सभ्यता में होती है। फर्स्ट टाइम पुरुष लिंग की पूजा की शुरुआत कब होती है? फर्स्ट टाइम पुरुष लिंग की पूजा की शुरुआत कब होती है? हड़प्पा सभ्यता में होती है। अब अगर आपके सामने एक स्टेटमेंट रख देता है कि फर्स्ट टाइम पुरुष लिंग की शुरुआत नवपाषाणिक में होती है, फर्स्ट टाइम पुरुष लिंग की शुरुआत नवपाषाणिक में होती है, या फर्स्ट टाइम पुरुष लिंग की शुरुआत वैदिक काल में होती है, या मौर्य काल में होती है, या मरुत्तर काल में होती है, या गुप्त काल में होती है, तो स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा। ये स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट वो क्या सिखा रहा है? आपको ये सिखा रहा है कि फर्स्ट टाइम पुरुष लिंग की पूजा की शुरुआत कब होती है? हड़प्पा सभ्यता में होती है। ये हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी। धार्मिकता, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी कि फर्स्ट टाइम हड़प्पा सभ्यता में पुरुष लिंग की पूजा की शुरुआत होती है, जो बाद के समय में शिव के साथ जोड़कर देखा गया, जो बाद के समय में शिव के साथ जोड़कर देखा गया। और आज भी आप देखेंगे लोग पुरुष लिंग की पूजा करते हैं। आज भी आप देखेंगे ये परंपराएं आज भी जारी है। ये परंपरा जो हड़प्पा सभ्यता में शुरू हुई थी, ये पुरुष लिंग की पूजा जो हड़प्पा सभ्यता में शुरू हुई थी, आज भी ये परंपराएं जारी है। आज भी पुरुष लिंग की पूजा की जाती है, जिसे हम किससे, जो बाद के समय में शिव के साथ जोड़कर देखा गया, यानी आज भी ये परंपरा है, यानी आज भी पुरुष लिंग की पूजा यानी शिव लिंग की पूजा आज भी आपको देखने को मिलती है, जो बाद के समय में किसके साथ जोड़ के देखा गया? शिव के साथ। यानी ये धार्मिक परंपरा आज भी जारी है। जैसे पीपल के वृक्ष की पूजा जो हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी, ये आज भी जारी है। अब हम धार्मिक विश्वास की बात करें तो ताबीज बड़ी संख्या में पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता से ताबीज बड़ी संख्या में पाए गए हैं, जो दर्शाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भूत और बुरी ताकतों पर विश्वास करते थे। हड़प्पा सभ्यता में बड़े पैमाने पर क्या पाया गया? ताबीज बड़ी संख्या में पाया गया। हड़प्पा सभ्यता में ताबीज बड़ी संख्या में पाया गया है, जो दर्शाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भूत और बुरी ताकतों पर विश्वास करते थे। यदि हम अथर्ववेद की बात करें, जब आप वैदिक काल पढ़ेंगे तो वैदिक काल में आप अथर्ववेद को पढ़ेंगे तो अथर्ववेद में हमें जादुई मंत्र देखने को मिलता है। और अथर्ववेद में क्या सलाह दी गई है? ताबीज धारण करने की सलाह दी गई है। अथर्ववेद में हमें जादुई मंत्र देखने को मिलते हैं, और अथर्ववेद में किसकी सलाह दी गई है? ताबीज धारण करने की, ताबीज रखने की सलाह दी गई है। किस लिए? भूत और बुरी ताकतों से बचने के लिए अथर्ववेद में क्या रखने की सलाह दी गई है? ताबीज रखने की सलाह दी गई है। तो हड़प्पा सभ्यता में हमें ताबीज बड़ी संख्या में प्राप्त होते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के भूत और बुरी ताकतों पर विश्वास को दर्शाता है। जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को हड़प्पा सभ्यता से ताबीज बड़ी संख्या में पाए गए हैं, जो दर्शाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भूत और बुरी ताकतों पर विश्वास करते थे। इसके साथ ही साथ आगे चल करके हम वैदिक काल में पढ़ेंगे, वैदिक काल में अथर्ववेद में पढ़ेंगे कि अथर्ववेद में क्या दिया गया है? जादुई मंत्र दिया गया है, और अथर्ववेद में आपको ताबीज रखने की, ताबीज धारण करने की सलाह दिया गया है। किस लिए दिया गया है? ताकि आप भूत और बुरी ताकतों से बच सकें। आई होप डेट ये क्लास आपको समझ में आया होगा, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के अप्रोच से, एंगल से एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, और एनसीईआरटी की कॉन्सेप्ट और फैक्ट से क्वेश्चन बनने का क्या एंगल होता है। आई होप दैट ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, बाय।